वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 210 है यूपी पीसीएस के लिए और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम जनरल साइंस के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेलिस्ट इसकी बना रखी है मैंने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 210 तक पहुँच सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो। तो दो स्टेटमेंट के साथ ये पहला प्रश्न है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। देखिए, आपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी एक अनुपात है और रिलेटिव डेंसिटी का कोई मात्रक नहीं होता। क्या सत्य है बात? आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। तो आपेक्षिक घनत्व यानी रिलेटिव डेंसिटी एक अनुपात है और इसका कोई मात्रक नहीं होता। आपेक्षिक घनत्व को कैसे मापा जाता है? हाइड्रोमीटर से। किससे? हाइड्रोमीटर। कुछ पूछना हो तो ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। सामान्य जल की अपेक्षा जो समुद्री जल का घनत्व होता है वो कैसा होता है? अधिक होता है, कम होता है, बराबर, या इनमें से कोई नहीं? सामान्य जल की अपेक्षा जो समुद्री जल का घनत्व होता है वो अधिक होता है। ठीक है, इसलिए समुद्र के जल में तैरना आसान है। तो सामान्य जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, इसलिए उसमें तैरना जो है वो आसान होता है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान जो है वो घटता है और पृथ्वी के ध्रुव यानी पोल्स पर गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान जो है वो अधिक होता है। बताइए। ये अर्थ सरफेस है, ठीक है। इससे ऊपर की तरफ जाओगे, नीचे की तरफ जाओगे तो गुरुत्व जनित जी का मान जो है, गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान वो घटता है। सही है स्टेटमेंट, ठीक है, ऊपर नीचे जाने पर। और यह अपनी सुंदर सी पृथ्वी, बीच से एक रेखा खींचेंगे 0 डिग्री। ऊपर का हो गया उत्तरी गोलार्ध, नीचे का हो गया दक्षिणी गोलार्ध, ये ध्रुव हो गए, पोल्स। ठीक है, तो इन पोल्स पर गुरुत्व जनित त्वरण जी का मान जो है वो सर्वाधिक होता है यहाँ पर। और ये जो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा, इस पे जो है वो न्यूनतम होता है। तो ये सब चीज़ें याद रखिए, पूछ लेता है एग्जाम में। तो विषुवत रेखा पर जी का मान जो है वो न्यूनतम होता है। नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। फिर से दो स्टेटमेंट है, बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, और पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान जो है वो बढ़ जाता है। क्या ये बात सत्य है? ऐसा तो नहीं है घटने पर घटेगा बढ़ने पर बढ़ेगा, उल्टा होता है। ठीक, करेक्ट है स्टेटमेंट। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान जो है वो घट जाता है और पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान जो है वो बढ़ जाता है। ये दोनों की दोनों बातें सत्य हैं। सी है इसका आंसर। तो देखिए, गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है और इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्व जनित त्वरण कहते हैं। इसको स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। और पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान जो है वो कम हो जाता है और पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान जो है वो बढ़ जाता है। नंबर 5 पर आ जाइए। फिर से दो स्टेटमेंट वाला ये प्रश्न है, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पलायन वेग वह न्यूनतम वेग है जिससे किसी पिंड को पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर फेंके जाने पर वह गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाता है और पृथ्वी पर वापस नहीं आता। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ये बचपन में पढ़ा होगा आपने छोटी क्लासों में। ये करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। नंबर 6 पर आ जाइए। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब बढ़ेगा घटेगा वैसे ही रहेगा, इनमें से कोई नहीं? कम हो जाता है ना। ठीक है, कम हो जाता है, घट जाता है। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है और वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। ये मैच करने के लिए पूछ लेते हैं, ठीक है, कौन किससे मापते हैं। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। पहला स्टेटमेंट है, एक आदर्श तरल की श्यानता यानी विस्कोसिटी शून्य होती है और ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता घट जाती है परंतु गैसों की बढ़ जाती है। ये जो विस्कोसिटी है ना, श्यानपन, ये तो या तो गैसों का गुण है या फिर लिक्विड द्रव का गुण है। ठोस से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, मान लीजिए सरसों तेल है, एक बोतल में भरा है, तो गाढ़ा गाढ़ा होता है, यानी देखा जाए तो उसकी विस्कोसिटी अधिक है उस समय। जब उसको गर्म करते हैं हम फ्राई पैन में तो पतला सा हो जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी श्यानता जो है वो घट गई। तो ताप बढ़ाया तो श्यानता घट गई, ठीक है, विस्कोसिटी कम हो गई। फिलहाल करेक्ट हो गए दोनों के दोनों स्टेटमेंट। सी है इसका आंसर। तो देखिए, तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के
मध्य आपेक्षित गति का विरोध होता है, आपेक्षिक गति का विरोध होता है, श्यानता कहलाता है। श्यानता केवल द्रवों और गैसों का गुण है, ठोसों का नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट है, एक बार फिर से बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी बढ़ जाता है। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी कम हो जाता है। बिल्कुल, ये दोनों की दोनों बातें करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो संभावना कैसी? आंधी आने की संभावना, वर्षा होने की संभावना, दिन साफ होने की संभावना, ए और बी दोनों। देखिए, बैरोमीटर का जब पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है और वर्षा होने की भी संभावना हो जाती है, तो ए और बी इसका आंसर डी सही होगा। जब ऊपर जाएगा तो दिन मौसम साफ होने का। तो देखिए, वायुमंडलीय दाब को जो है बैरोमीटर से मापा जाता है। इसकी सहायता से मौसम संबंधी पूर्व अनुमान भी लगाया जाता है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है, और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होने की संभावना होती है, और बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की भी संभावना होती है। तो अधिक उत्तर सही होगा विकल्प डी। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया में व्यक्ति किस वस्तु को देख पाता है? देखिए, कहने के लिए निकट दृष्टि दोष है, लेकिन वो निकट की वस्तुओं को ही देख पाता है, पास की वस्तुओं को देख पाता है, दूर की वस्तुएं उसको स्पष्ट दिखाई देती। हिंदी में थोड़ा इसका जो है द्वंद्व सा रहता है। इंग्लिश में याद करोगे तो मायोपिया निकट दृष्टि दोष या मायोपिया, और दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया। तो निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति नज़दीक की वस्तु को तो देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तुएं उसको स्पष्ट दिखाई नहीं देती। अब इससे रिलेटेड ये प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया में लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया में लेंस की क्षमता भी बढ़ जाती है, कौन सा करेक्ट है? कुछ चीज़ बढ़ रही है तो कुछ घटती भी तो है, वो क्या चीज़ है फिर? फोकस दूरी घट जाती है उसकी। तो निकट दृष्टि दोष या मायोपिया में लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, सही है। निकट दृष्टि दोष या मायोपिया में लेंस की क्षमता भी बढ़ जाती है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, सी है इसका आंसर। तो निकट दृष्टि दोष में जो है लेंस की गोलाई बढ़ जाती है, निकट दृष्टि दोष में लेंस की क्षमता भी बढ़ जाती है, निकट दृष्टि दोष में लेकिन फोकस दूरी घट जाती है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस लगाते हैं? कॉनकेव लेंस लगाते हैं, अवतल लेंस। 12वां प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष से रिलेटेड है इस बार प्रश्न। दूरदृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती। दूरदृष्टि दोष में लेंस की क्षमता घट जाती है। बिल्कुल, ये करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। तो दूरदृष्टि दोष को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इससे ग्रसित व्यक्ति को दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु उसको साफ दिखाई नहीं देती, और इस दोष में लेंस की गोलाई कम हो जाती है, लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है, लेंस की क्षमता घट जाती है, और इस दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का जो है वो उपयोग किया जाता है। नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करेंगे। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। सही सुमेलित है? बिल्कुल, ये तीनों के तीनों सही सुमेलित हैं और डी है इसका आंसर। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 सही है, जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 सही है, वायु प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 सही है। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे, दो स्टेटमेंट के साथ बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। वाहनों में सीएनजी सबसे अच्छी तरह से जलता है और बहुत ही कम मात्रा में जलने से बचता है, जबकि डीजल या पेट्रोल के मामले में ऐसा नहीं है। सीएनजी डीजल और पेट्रोल से सस्ता है क्या? करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सस्ता ही है। तो सीएनजी की चोरी नहीं की जा सकती और डीजल या पेट्रोल की तरह इसे अपमिश्रित यानी मिलावट नहीं किया जा सकता। इसका मुख्य घटक मीथेन होती है और इसके अलावा इसमें एथेन और प्रोपेन गैस भी होती है। देखिए, सीएनजी चूंकि प्राकृतिक गैस का संपीड़ित रूप है, इसलिए संपीड़न से हानिकारक गैसों का उत्सर्जन काफ़ी कम मात्रा में होता है और इस कारण से यह पर्यावरण हितैषी ईंधन है सीएनजी। नंबर 15 पर आ जाइए। दो स्टेटमेंट के साथ बताने के इनमें से कौन सा करेक्ट है। जलाशयों में काफ़ी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति के कारण प्लवकीय शैवाल की अतिशय वृद्धि को शैवाल प्रस्फुटन कहते हैं,
और शैवाल प्रस्फुटन से जल की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए, जल की गुणवत्ता घट जाती है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऑक्सीजन कम हो जाती है जल में, मछलियाँ मरने लगती हैं। तो सही पूछा है, दूसरा स्टेटमेंट तो गलत हो गया, पहला वाले करेक्ट है केवल, ठीक है, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, जब जलाशयों में काफ़ी मात्रा में पोषकों की उपस्थिति पाई जाती है तब इन पोषकों के कारण प्लवकीय शैवाल की जो है अतिशय वृद्धि हो जाती है और इसको बोलते हैं शैवाल प्रस्फुटन, यानी एल्गी ब्लूम कहा जाता है इसको। शैवालों की वृद्धि के कारण जलाशयों का रंग जो है विशेष प्रकार का हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि शैवाल प्रस्फुटन के कारण जल की गुणवत्ता घट जाती है और मछलियां मर जाती हैं और कुछ प्रस्फुटनकारी शैवाल जो है मनुष्य और जानवरों के लिए अतिशय विषैले होते हैं। जिन्होंने भी बीएससी कर किया होगा, ठीक है, या 12th में बायोलॉजी होगा तो इसको समझ सकते हैं, और जिन्होंने नहीं किया है तो वो अब समझ लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। किसी भी झील की अधिक उम्र होने के साथ उसमें पोषक तत्वों के बढ़ने से जैव समृद्धि बढ़ती है, यह घटना क्या कहलाती है? सेम ऊपर वाले प्रश्न की तरह इसका उत्तर ही होना चाहिए। इसको बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, मतलब सुपोषण इसको बोलते हैं, ठीक है, सी है इसका आंसर। तो सुपोषण या यूट्रोफिकेशन झील का प्राकृतिक काल प्रभावन यानी एजिंग को दर्शाती है, यानी झील अधिक उम्र की हो जाती है और इसके जल की जैव समृद्धि के कारण होता है, ठीक है, यह जो है इसके जल की जैव समृद्धि के कारण होता है। तरुण झील यानी कम उम्र की झील का जल जो है शीतल और स्वच्छ होता है और समय के साथ साथ इसमें सरिता के जल के साथ जो है पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन हो गए, फॉस्फोरस हो गए, वो आते रहते हैं, जिसके कारण जलीय जीवों में जो है वृद्धि होती रहती है। जैसे जैसे झील की उर्वरता बढ़ती है वैसे वैसे पादप और प्राणी जीवन भी बढ़ने लगता है और कार्बनिक अवशेष झील के तल में जो है वो बैठने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। कथन कारण वाला ये सवाल है, एक दो सवाल ऐसे पूछ लिए जाते हैं। देखिए, पृथ्वी के कई भागों में झीलों का वाहित मल, कृषि और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण तीव्र सुपोषण हुआ है, यानी यूट्रोफिकेशन हुआ है। इसके मुख्य संदूषक जो है नाइट्रेट और फॉस्फोरस हैं। बिल्कुल, ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं और कथन और कारण दोनों सही हैं। व्याख्या भी इसकी कर रहा है, तो ए इसका आंसर होगा। तो देखिए, पिछली शताब्दी में पृथ्वी के कई भागों में झीलों का वाहित मल, कृषि और औद्योगिक अपशिष्ट के कारण तीव्र सुपोषण हुआ है और इसके मुख्य घटक नाइट्रेट और फॉस्फोरस हैं जो पौधों के लिए पोषक का कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां प्रदूषित जल के उपयोग से होती हैं? प्रदूषित जल का उपयोग करोगे तो आप क्या होगा, पेट के अंदर आपके बैक्टीरिया चले जाएंगे, बैक्टीरिया चले गए तो डायरिया हो जाएगा, पेचिस अतिसार जिसको बोलते हैं, टाइफाइड हो जाएगा, साल्मोनेमा टाइफी बैक्टीरिया चला जाएगा आपके अंदर, जॉन्डिस हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा, कोलेरा हो जाएगा, विब्रो कोलेरा ही चला जाएगा अंदर। तो ये सारी की सारी बीमारियां जो हैं वाहित मल से हो सकती हैं, यानी बैक्टीरियल डिसीज़ हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, हमारे घरों के साथ साथ अस्पतालों के वाहित मल में बहुत से अवांछित रोगजनक सूक्ष्म जीव हो सकते हैं और उचित उपचार के बिना इसको जल में विसर्जित करने से मानव को कठिन रोग जैसे कि पेचिस अतिसार, टाइफाइड, पीलिया यानी जॉन्डिस, हैजा आदि ये सब हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक उपस्थित गैसों का उनके प्रतिशत के आधार पर जो है सही क्रम बताना है, यानी जो सबसे अधिक होती है वो सबसे पहले आएगी। तो मीथेन से कहीं अधिक तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, तो इन दोनों को तो वैसे ही हटा दीजिए, ठीक है। मीथेन 60% है, सॉरी, कार्बन डाइऑक्साइड जो है 60% है, 60%, तो कार्बन डाइऑक्साइड पहले हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड के बाद मीथेन हो जानी चाहिए और मीथेन के बाद हो जाने चाहिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ए सही हो जाना चाहिए, बी को भी हटा दीजिए। तो ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान देती है कार्बन डाइऑक्साइड 7% का, उसके बाद मीथेन 20% का, फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14%, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड 6%। 20वां प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत मैदानी इलाकों में और पर्वतीय क्षेत्रों में कितना प्रतिशत वन क्षेत्र होना चाहिए? मैदानी इलाकों की बात कर रहा है, फिर पर्वतीय क्षेत्रों की बात कर रहा है। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत मैदानी इलाकों में 33% और पर्वतीय क्षेत्रों में 67% वन क्षेत्र होना चाहिए, तो विकल्प बी इसका आंसर सही हो जाएगा।
तो भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 के तहत सिफारिश की गई है कि मैदानी इलाकों में 33% वन क्षेत्र और पर्वतीय क्षेत्रों में 67% वन क्षेत्र होना चाहिए। तो 20 प्रश्न थे ये जनरल साइंस से रिलेटेड, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद। देखिए जितने भी टेस्ट 12 जून से पहले अपलोड होंगे, कम से कम यूट्यूब पे 2 बार रिवीजन कर दीजिएगा उनको। और इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप करके। धन्यवाद। टेलीग्राम पर मिलेगा आपको वो।